पहले बात करते हैं बेसिक सेटअप की। आपको जावास्क्रिप्ट सीखने के लिए सबसे पहले ज़रूरत है एक आईडीई की। आईडीई का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। हम लोग इन सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करते हैं अलग अलग तरह के कोड्स को लिखने के लिए, जहाँ पर आप अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का इसके अंदर में यूज़ कर सकते हो। अब ये कोर एडिटर्स बहुत काम के होते हैं, यहाँ पर आपको कई सारे एक्स्ट्राऑर्डिनरी फीचर्स मिल जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग यूज़ करने वाले हैं विजुअल स्टूडियो कोड को। आप चाहो तो दूसरा आईडीई भी यूज़ कर सकते हो, बट हम रिकमेंड करेंगे कि आप विजुअल स्टूडियो कोड को ही यूज़ करो। इसको इंस्टॉल करने के लिए हम आ जाएंगे यहाँ पर क्रोम पर, ठीक है। आप कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर सकते हो। एंड क्रोम पर आने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे सर्च करना है विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है। यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड सर्च करना है एंड यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अब एक बात का आप ध्यान रखना, जब आप यहाँ पर आओगे तो आपको यहाँ पे डाउनलोड फॉर विंडोज़ पे क्लिक करना है, ठीक है। आप चाहो तो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के लिए भी चूज़ कर सकते हो एंड यहाँ पे आपका डाउनलोड जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से सेव करने का इंटरफेस आएगा। हम फिलहाल इसको डाउनलोड्स में सेव कर लेते हैं, ठीक है। एंड देन यहाँ पर आप देखो फाइल आपकी डाउनलोड हो रही है, ठीक है। तो हम फिलहाल के लिए इसको कैंसिल कर देते हैं बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी ये सॉफ्टवेयर है। तो जब भी डाउनलोड हो जाए तो आप इसको इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। साथ में आप एक और काम करो, हम आपको एक्सटेंशंस दिखा रहे हैं, आप इस वाले एरिया पर आओ और यहाँ एक्सटेंशंस पे, ठीक है। आप जस्ट यहाँ पे इन एक्सटेंशंस के नाम नोट कर लो या तो फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आपको क्या क्या डाउनलोड करना है, HTML प्रीव्यू, HTML स्निपेट्स। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है और ऑटो रीनेम जरूर से यूज़ कर लेना, ठीक है। ऑटो रीनेम की आपको ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ से आपको JS के स्निपेट्स डाउनलोड करने हैं, ठीक है। JS स्निपेट्स, यहाँ पे देखो आपको JS के स्निपेट्स मिल जाएंगे, नहीं जावास्क्रिप्ट के, आपको इनको भी डाउनलोड कर लेना है। साथ में आपको ज़रूरत पड़ेगी एक कोड फॉर्मेटर की। तो आपको यहाँ पे प्रेटियर सर्च करना है और आप यहाँ से प्रेटियर डाउनलोड कर रहे हैं, ठीक है। हम काफ़ी टाइम से प्रेटियर यूज़ कर रहे हैं। एंड इसके साथ आप चाहो तो यहाँ पे आप यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के और भी जो एक्सटेंशन दी हुई हैं उनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बट हम रिकमेंड करेंगे कि आप यहाँ से कोड रनर जरूर से डाउनलोड कर लेना। कोड रनर से क्या होगा कि आप जावास्क्रिप्ट बिना बिना लाइव सर्वर में खोले डायरेक्टली कंसोल को खोले आप यहाँ पर टर्मिनल में इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो कोड रनर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर आप ये यूज़ कर रहे हो तो आपको जा करके अलग से HTML बना के रन नहीं करना पड़ेगा। आप डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट को यहाँ रन कर पाओगे, ठीक है। बट कुछ खास जरूरत पड़ेगी नहीं, फिर भी आप इसको इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। चलो तो ये काम कर लेना। एंड जब आप उसको इंस्टॉल कर लोगे तब यहाँ पर आओ कॉर्नर पे, ये होता है हमारा एक्सप्लोरर का सेक्शन। यहाँ पर हम लोग फाइल्स और फोल्डर्स को बना सकते हैं। जब आप यहाँ पे डबल क्लिक करोगे तो ये जो आपको ऑप्शन दिख रहा है ये फाइल क्रिएट करने का ऑप्शन है, ठीक है। हम यहाँ पे जो भी क्लिक करें हम उसकी यहाँ पे एंटर करते हैं तो ये फाइल बन करके आ जाती है, ठीक है। और आप सिंपली राइट क्लिक करके इसको डिलीट भी कर सकते हो। अब फाइल के साथ ही यहाँ पे देखो फोल्डर के ऑप्शन होते हैं, जैसे ये आप देख रहे हो इनको हम फोल्डर्स बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आपको फोल्डर्स यहाँ पर बनाने हैं तो उसके लिए यहाँ पर क्लिक करो एंड यहाँ एक ऑप्शन है न्यू फोल्डर का, आप इसको क्लिक करके फोल्डर बना सकते हो। साथ में अगर आप यहाँ पर राइट क्लिक करो तो आप ऐसे भी करके न्यू फोल्डर बना सकते हो, ठीक है। एंड अगर आपको इसमें कोई पहले से बना हुआ फोल्डर या फाइल खोलनी है तो आप सिंपली फाइल में आ जाओ और फोल्डर में आ जाओ, ठीक है। यहाँ से कोई भी फाइल जो कि आपकी बनी हो या फोल्डर बना हो आप उस पर क्लिक करके उसको चालू कर सकते हो, ठीक है। तो ये पहले बेसिक सेटअप है जो कि आपको करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं एंड सॉरी डबल क्लिक नहीं डायरेक्टली फोल्डर बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बनाते हैं लेसन अंडरस्कोर, ठीक है, लेसन अंडरस्कोर 1, ठीक है। मान लो कि ये फोल्डर मेरा बन गया। अब अगर इस फोल्डर के अंदर आपको फाइल बनानी है तो हम इस पर क्लिक करेंगे। अब ये एरो आ गया एंड यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करते हैं index.html, ठीक है। एंड देन हम इस पर क्लिक करेंगे और अब इसको हमें विंडोज़ के साथ लेफ्ट एरो करना है ताकि हाफ एरिया को कवर अप करे। अब इसके बाद हम यहाँ पे शिफ्ट के साथ एक्सक्लेमेटरी साइन लगाएंगे एंड यहाँ पर आपकी एक HTML बॉयलर प्लेट आ जाएगी, ठीक है। अगर आपको ये चाहिए तो आप यहाँ पे एक्सटेंशन में आकर के HTML बॉयलर प्लेट डाउनलोड कर लेना, ठीक है। कुछ इस तरीके से देखो ये वाली है ना, आ रही है, ये रहा HTML बॉयलर प्लेट है। यहाँ से इसको ज़रूर से इंस्टॉल कर लेना। आप इसको इंस्टॉल करोगे तभी ये आपका आएगा यहाँ पर, ठीक है। ये होने के बाद में यहाँ पर हम स्क्रिप्ट का टैग लगाएंगे एंड एंटर। अब इसके अंदर स्क्रिप्ट के अंदर हम अपनी जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं, ठीक है। तो प्रीवियसली हमने विजुअल स्टूडियो कोड को इंस्टॉल करा था। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने पहले फाइल की तरफ। यहाँ पर हमने अपनी HTML फाइल तो बना ली थी, साथ में आप स्टार्ट करने के पहले एक बार एक्सटेंशंस को अच्छे से देख लेना, ठीक है। आपका लाइव सर्वर और लाइव रिव्यू दोनों इंस्टॉल होना चाहिए। उसके साथ आपका जो HTML बॉयलर प्लेट और आपका HTML बॉयलर प्लेट और HTML स्निपेट्स है वो सबका सब इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक है।
तो आप जैसे पिछली बार आपको दिखाया गया था, आप चाहो तो इस बार भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हम चलिए आपको स्क्रॉल करके दिखा रहे हैं। तो ये सब अलग अलग एक्सटेंशन जो कि हम यूज़ करते हैं, एंड इसमें से सिर्फ जो जावास्क्रिप्ट या HTML CSS की है आप वही इंस्टॉल करना, आपको सारा इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि लाइव प्रीव्यू दिया हुआ है, लाइव सर्वर दिया है। साथ में आप नीचे आ जाओ एंड यहाँ पर आपको कुछ किधर चला गया, एंड यहाँ पर आपको ये प्रिंट वाला देखने को मिलेगा, प्रेटियर देखने को मिलेगा। तो ये सब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि देखो जावास्क्रिप्ट का यहाँ पे भी दिया ES6 वगैरह का, HTML CSS का आपका स्निपेट दिया हुआ है, एंड कई सारी चीज़ें हैं, और साथ में कोड ओनर दिया है। ठीक है, तो इस तरह की जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे एक्सटेंशन है वो आपको डाउनलोड कर लेनी है। ठीक है, अब देखो HTML बॉयलर प्लेट जो आप इंस्टॉल करोगे उसका क्या फ़ायदा है, जब आप यहाँ पे शिफ्ट के साथ एक्सक्लेमेटरी साइन लगाओगे तो यहाँ पे आपको ये डेटा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये एक स्टार्टर टेम्पलेट होता है जिसके अंदर हम लोग अपना जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे HTML के बारे में आपको नहीं बताने वाले, बिकॉज अगर आपने सीख रखा है तो आपको HTML ऑलरेडी आता होगा। ठीक है, और अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे स्क्रिप्ट टैब लगाएंगे, और इतना करने के बाद विंडोज़ के साथ लेफ्ट एरो दबाकर आप इसको स्ट्रिंग कर लो एक साइड पे, राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर। अब यहाँ पर लाइव सर्वर चालू हो जाएगा, एंड इधर पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पर क्लिक करेंगे, एंड यहाँ से कंसोल। तो अब हमारा कंसोल प्रिंट हो गया है। तो हम जो भी यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे हम यहाँ पर इसका आउटपुट देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल क्या होते हैं, तो वेरिएबल एक कंटेनर होते हैं। ठीक है, वेरिएबल क्या है, अ कंटेनर। ठीक है, अ कंटेनर विच कंटेन्स वैल्यू। ठीक है, वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल एक कंटेनर होता है जिसमें एक वैल्यू रखी होती है। ठीक है, अब ये वैल्यू कई तरीकों की हो सकती है जिन्हें हम डेटा टाइप्स बोलते हैं। अब यहाँ पर जब भी आप कोई वेरिएबल बनाओगे तो आपको कीवर्ड्स का यूज़ करना पड़ेगा। अब कीवर्ड क्या होता है, जैसे हम लोग की भाषा में अलग अलग वर्ड्स होते हैं, वैसे ही कोडिंग के अंदर में कीवर्ड्स होते हैं। इन कीवर्ड्स का मतलब पहले से हमारे प्रोग्राम को पता होता है। यहाँ पर लेट का यूज़ करते हैं हम लोग वेरिएबल्स को बनाने के लिए, कॉन्स्ट का यूज़ करते हैं कॉन्स्टेंट को बनाने के लिए। ठीक है, तो हम लोग लेट का यूज़ करके मान लो बनाते हैं लेट ए इक्वल टू 500 या फिर 400 कर लेते हैं। ठीक है, तो ए हमारा क्या है, एक वेरिएबल है, एंड लेट क्या है, एक लेट हमारा एक कीवर्ड है, और 400 क्या है, वैल्यू है। ठीक है, तो इस लाइन का मतलब क्या है कि हम मानते हैं कि ए के अंदर में 400 है। ठीक है, जैसे मैथ्स में होता है ना, लेट एक्स इक्वल टू 20, लेट्स एक्स इक्वल टू इतना। ठीक है, उस तरीके से हम यहाँ पे सपोज कर रहे हैं कि मान लो ए एक वेरिएबल है और ए के अंदर में 400 वैल्यू रखी है, तो इस तरीके से हम वेरिएबल बना रहे हैं। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ में डिफरेंस पता होना ज़रूरी है, असाइनमेंट और डिक्लेरेशन में। असाइनमेंट हम लोग तब बोलते हैं जब हम किसी वेरिएबल में वैल्यू रखते हैं। ठीक है, जब हम किसी वेरिएबल में वैल्यू रखते हैं तो उसको हम असाइनमेंट बोलते हैं। लेकिन अगर हमने किसी वेरिएबल को ऐसे बनाकर छोड़ दिया है या किसी वेरिएबल को बनाया है तो हम इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन। ठीक है, तो ये फ़र्क होता है डिक्लेरेशन में और असाइनमेंट में। तो जैसे कि हम यहाँ पे लेट वाई बनाते हैं या फिर लेट एक्स बनाते हैं, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, ये मेरा कहलाएगा डिक्लेरेशन। एक तो कीबोर्ड में कितने सारे एरर्स आ रहे हैं, डिक्लेरेशन। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे बात करते हैं हम डेटा टाइप की। तो हमारा जो कंटेनर होता है, वेरिएबल या फिर कह लो कांस्टेंट, उसके अंदर में हम अलग अलग तरह की वैल्यूज़ रखते हैं और उन्हीं वैल्यूज़ को अलग अलग तरह के डेटा टाइप्स में बांटा गया है। ठीक है, जैसे कि कॉन्स्ट, यहाँ पे हम लिखते हैं कॉन्स्ट ए इक्वल टू 500। अब ये 500 क्या है, 500 मेरा एक नंबर है। ठीक है, उसी तरीके से हमारा सेकेंड डेटा टाइप है यहाँ पे आपका स्ट्रिंग। हम यहाँ पे लिखते हैं कोट्स लगा करके आयुष। तो आयुष क्या है, एक स्ट्रिंग डेटा टाइप है। अब स्ट्रिंग्स की कुछ काफ़ी सारी खास बातें होती हैं। हम लोग चाहें तो स्ट्रिंग को और भी तरीकों से लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे सिंगल कोट से लिखा हुआ है। आप लोग चाहो तो यहाँ पे डबल कोट्स लगा करके भी स्ट्रिंग को बना सकते हो। ठीक है, साथ में आप बैकटिक का भी यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से आप तीन अलग अलग मेथड का यूज़ करके एक स्ट्रिंग को बना सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली स्ट्रिंग का यूज़ कहाँ होता है, जहाँ पे हम लोग को कोई नाम वगैरह या फिर कोई टेक्स्ट में डेटा रखना होता है। ठीक है, तो बेसिकली नंबर हमारा इस तरीके से होता है, जब बेसिक नंबर लिखते हैं देन इसके बाद होता है हमारा स्ट्रिंग। अगला डेटा टाइप है हमारा बुलियन। ठीक है, अगला डेटा टाइप होता है हमारा बुलियन। अब देखो बुलियन में क्या होता है, बुलियन के अंदर में हमारे पास ट्रू एंड फॉल्स होते हैं। ठीक है, इस तरीके से ट्रू एंड फॉल्स होते हैं। तो बुलियन में दो वैल्यूज होती हैं, ट्रू एंड
फॉल्स। ठीक है, अब ये ट्रू एंड फॉल्स कहाँ पर आता है? देखो जैसे यहाँ पे मैंने लिखा दो वैल्यूज, ठीक है, लेट ए इक्वल टू 40 और हम लिखते हैं यहाँ पे लेट बी इक्वल टू 60। तो अब अगर हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखते हैं कि a इक्वल टू बी, अब तुम हमें बताओ क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है क्योंकि a और b इक्वल नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा। तो इस तरीके से जब हम कोई कंडीशन लगाते हैं, कोई वैलिडेशन लगाते हैं, तो वहाँ पर बुलियन डेटा टाइप निकल करके आता है। ये समझ लो जहाँ पर भी ट्रू एंड फॉल्स आता है वो हमारा बुलियन है। ठीक है, और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम यहाँ पे वेरिएबल्स का नाम कुछ इस तरीके से लिख देते हैं ताकि आपको भी बेटर समझ में आए। ठीक है, अब नीचे आते हैं यहाँ पर हमारा नंबर स्ट्रिंग बुलियन। अब नंबर स्ट्रिंग बुलियन के बाद हमारा होता है अनडिफाइंड। जैसे हमने यहाँ पर एक वेरिएबल बना दिया लेट जी, अब इस वेरिएबल के अंदर में हमने कोई भी वैल्यू नहीं दे रखी है, तो ये मेरा कहलाएगा अनडिफाइंड। अनडिफाइंड क्यों? क्योंकि भाई हमने इसको डिफाइन ही नहीं करा, हमने इसमें कोई वैल्यू ही नहीं रखी। तो हम ये कैसे बता सकते हैं कि ये बुलियन होगा, ये स्ट्रिंग होगा कि नंबर होगा? तो इसीलिए अनडिफाइंड है कि इसको डिफाइन ही नहीं किया गया। ठीक है, अगला है हमारा एरेज। अब एरेज का यूज़ काफ़ी ज़्यादा किया जाता है एंड ये बहुत यूज़फुल है। सपोज करो कि आपकी क्लास में 100 या 200 स्टूडेंट हैं, या फिर आपको कई सारे लोग का डेटा बनाना है, तो आपको उसके लिए कई सारे अलग अलग तरह के वेरिएबल्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपके क्लास के 100 स्टूडेंट्स का आपको मार्क्स स्टोर करना है, या आपने कोई टेस्ट पेपर बनाया है और उसके सारे आंसर्स स्टोर करने हैं, तो क्या आप उसके लिए हर बार वेरिएबल बनाओगे? सपोज करो कि आप ऐसे बनाते हो, मान लो कि आपका कोई टेस्ट पेपर हुआ है और उसमें पहले क्वेश्चन का, ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर ए है, फिर आपका दूसरे का बी है, तीसरे का सी है। ठीक है, तो फिर अगर आप ऐसे बनाने निकलोगे तो फिर बहुत ज़्यादा मैस हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे मान लो आपका पहले का सी है फिर डी है, अब अगर आप इसको कॉपी करते रहोगे तो क्या होगा? ये काफ़ी ज़्यादा लेंदी प्रोग्राम बन जाएगा और आपका जो कोड है वो सिर्फ वेरिएबल से ही भर जाएगा। तो इंस्टेड हम लोग इतने सारे वेरिएबल्स बनाए, हम लोग उनका यूज़ करके एरेज को बनाते हैं। एरेज क्या होती है? एरेज आप कह सकते हो एक तरह से सीरीज ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम अपने एरे का नाम लिख देते हैं, मान लो फ्रूट्स। ठीक है, एंड इस एरेज बनाने के लिए आपको पहले स्क्वायर ब्रैकेट की ज़रूरत पड़ेगी एंड इनके अंदर में हम अपना डेटा टाइप करते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर बनाते हैं फ्रूट्स, जिसमें हम लिख देते हैं ग्रेप्स, फिर इसके बाद मैंगो, एंड देन इसके बाद पपाया, एंड यहाँ पे ऑरेंज। तो कुछ इस तरीके से हम एरेज को बना सकते हैं। अब इन एरेज की एक और स्पेशलिटी है कि आप चाहो तो इसमें अलग अलग तरह का डेटा भी स्टोर कर सकते हो। हम चाहें तो इसमें कोई नंबर लिख सकते हैं एंड साथ में हम इसमें बुलियन भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसमें डेटा टाइप्स को स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? एरे डेटा टाइप, हम इसको बोलते हैं एरे। ठीक है, तो एरे क्या है? एरे इज द सीरीज ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, हम यहाँ पे अलग अलग तरह के एलिमेंट्स को लिख सकते हैं। ठीक है, अब इनके बाद होता है हमारा ऑब्जेक्ट डेटा टाइप, जो कि हम लास्ट अभी डिस्कस करने वाले हैं और हम डेटा टाइप के बारे में अभी बात नहीं करेंगे, अभी सिर्फ इनके बारे में बात करते हैं। तो हम यहाँ पे बनाते हैं ऑब्जेक्ट। मान लो कि हमारा एक एम्प्लॉय है, तो लेट एम्प्लॉय करते हैं, या फिर मान लो, चलो ठीक है ऐसे ही बनाते हैं। ठीक है, इतना नहीं करेंगे, ऐसे ही बनाते हैं, अभी ज़्यादातर चीज़ों को सिंपल रखते हैं। अब जिस तरीके से एरेज बनाते वक्त यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ होता है, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए कर्ली ब्रेसेस का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब इनके अंदर हम की वैल्यू पेयर्स को रखते हैं। अभी की वैल्यू पेयर्स क्या होते हैं? हम यहाँ पे जैसे कि एम्प्लॉय का नाम लिखते हैं एंड यहाँ पे लगाते हैं कोलन, एंड कोलन के अंदर हम एम्प्लॉय का नाम लिखते हैं। एम्प्लॉय का नाम लिखते हैं आयुष शर्मा। ठीक है, शर्मा हो गया तो शर्मा। ठीक है, एंड इसके बाद कॉमा लगा देते हैं। अब इसी तरीके से अगर आपको और डेटा इसका स्टोर करना है तो हम वो भी लिख सकते हैं, एंड एंटर। एंड अब हम लिखते हैं स्टेट उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट्स का यूज हम लोग करते हैं डेटा को एक बेहतर स्ट्रक्चर में लिखने के लिए। सो बेसिकली ऑब्जेक्ट्स का जो यूज होता है डेटा को एक अच्छे स्ट्रक्चर्स में ऐड करने के लिए, ठीक है, सही तरीके से स्टोर करने के लिए। इमेजिन अगर यही डेटा हमें इस तरीके से वेरिएबल के फॉर्म में अलग अलग लिखना पड़ता तो हमें कितने सारे इशूज फेस करने पड़ते। एंड यहाँ पर क्या है, यहाँ पे प्रॉपर एक सही फॉर्मेट में हम लोग ये काम कर पाते हैं। ठीक है, आगे जाकर जब आप यूज़ करोगे और एडवांस, तो आपको पता चलेगा कि आखिर ऑब्जेक्ट्स कितने ज़्यादा यूज़फुल होते हैं हमारे लिए। ठीक है, और एक और बात का ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट्स और एरेज में बहुत फ़र्क होता है, दोनों अलग अलग होते हैं।
तो कभी भी ये एसोसिएट मत करना कि ऑब्जेक्ट और एरेज का काम एक जैसा होता है या फिर दोनों सेम होते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट्स और एरेज में बहुत अंतर होता है, ठीक है। तो ये हैं आपके ऑब्जेक्ट्स, एरेज, अनडिफाइंड, बुलियन, स्ट्रिंग और नंबर। तो ये सारे हमारे डेटा टाइप्स हैं, ठीक है। अब जब हम अपने डेटा को लिखते हैं तो आप चाहो तो उनको कंसोल में प्रिंट भी कर सकते हो, ठीक है। एंड वेब पेज पर भी कर सकते हो, बट हम लोग वेब पेज की भी बात नहीं करेंगे। अभी हम लोग बात करने वाले हैं अपने कंसोल के बारे में, ठीक है। तो हम आपको यहाँ पर एक बेसिक चीज़ें बताते हैं। हम पहले इस डेटा को हटाते हैं। तो आई होप कि आपको डेटा टाइप सारे क्लियर हो गए होंगे। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कुछ कंसोल मेथड्स के बारे में। कंसोल मेथड्स, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे बनाते हैं कंसोल डॉट लॉग। कंसोल डॉट लॉग का यूज़ करते हैं अपने कंसोल में चीज़ों को प्रिंट करने के लिए। जैसे कि हम यहाँ पे लिखते हैं हेलो एंड कंट्रोल एस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हेलो प्रिंट होकर क्या आ रहा है हमारे कंसोल में, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पर नंबर्स और स्ट्रिंग को साथ में भी ऐड करके लिख सकते हो। जैसे हम यहाँ पे एक बनाते हैं वेरिएबल लेट ए इक्वल टू 500, और अगर आप इसको कंसोल के अंदर प्रिंट करना चाहो तो आप कुछ इस तरीके से इसको प्रिंट कर सकते हो। तो आप देखो यहाँ पे 500 प्रिंट हो रहा है, ठीक है। एंड अगर आप चाहो तो यहाँ पे स्ट्रिंग के साथ भी इसको लिख सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ प्लस का साइन लगाते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं हेलो माय नेम इज, एंड यहाँ पे कंट्रोल एस करते हैं। तो आप देखो यहाँ पे प्रिंट आ रहा है हेलो माय नेम इज 500। तो पूरे तरीके से काम करता है। आप चाहो तो कंसोल में चीज़ों को प्लस भी कर सकते हो, माइनस भी कर सकते हो। सेम तरीके से हम यहाँ पे लिखते हैं कंसोल में ए प्लस 500 एंड कंट्रोल एस करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ए में 500 प्लस हो जाएगा तो ये 1000 आ जाएगा। तो ये होता है हमारा कंसोल डॉट लॉग, जिसका यूज़ करते हैं हम कंसोल में डेटा प्रिंट करने के लिए। साथ में आप यहाँ पे अलर्ट भी लिख सकते हो। अलर्ट भी काफ़ी यूज़फुल होता है हमारा। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं अलर्ट वार्निंग, एंड अब यहाँ पे कंट्रोल एस करते हैं, इसको क्लोज करते हैं। तो देखो यहाँ पे वार्निंग आ रही है ना। अब जब भी आप अपने वेब पेज को लोड करोगे तो यहाँ पर कुछ ऐसी वार्निंग लिख करके आएगी। तो ये आपका अलर्ट का यूज़ होता है। साथ में आप चाहो तो यहाँ पर कुछ एरर भी दिखा सकते हो। यहाँ पे हम एरर को भी यूज़ कर सकते हैं, कंसोल डॉट एरर यूज़ करके हम यहाँ पर आते हैं और ऐसे करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं एरर और कंट्रोल एस करते हैं। तो अब आप यहाँ पे देखो कि रेड कलर से एरर शो हो रहा है। साथ में हम यहाँ पर कंसोल के अंदर में वार्निंग भी दिखा सकते हैं, कंसोल डॉट वार्न का यूज़ करके। यहाँ पे लिखते हैं वार्न, एंड इसको हटा दें नीचे वाले पार्ट को। एक सेकेंड, थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पर, इसको हटाते हैं। हाँ अब ठीक है। अब कंट्रोल एस करेंगे तो यहाँ पर देखो वार्निंग दिखा रही है। तो ये कुछ कंसोल मेथड्स हैं जो कि आगे जाकर यूज़ होने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कंसोल के अंदर में आप लोग डेटा प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। जैसे प्रीवियस लेक्चर में हमने चीज़ें बना करके देखी थी, अब आप उनको बनाओ और कंसोल में प्रिंट करके देखो। पहले हम एक नंबर बना लेते हैं, फिर इसके बाद हम एक बुलियन बना देते हैं लेट नेम इक्वल टू आयुष, ठीक है। एंड अगर आपको प्रिंट करना है तो आप कंसोल में आओ और यहाँ पे लिख दो एंड सेव करते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, आयुष प्रिंट होकर के आ रहा है, ठीक है। एंड साथ ही आप यहाँ पर अगर एरे बनाते हो लेट स्टूडेंट्स, एंड अब हम लोग यहाँ पर भी नाम लिख सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे लिखते हैं ए कॉमा कोट्स लगाकर बी कॉमा कॉमा फिर कोट्स लगाते हैं, फिर यहाँ पे कोट्स लगा के लिखते हैं सी। अब अगर ये हम कंसोल में प्रिंट करेंगे तो ये एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखो एरे लिख कर के आ रहा है। अब जब हम कोई भी एरे को लिखते हैं, एरे टाइप करते हैं, तो एरे की इंडेक्सिंग होती है, यानी जितने भी एलिमेंट है वो एक टेबल की तरह स्टोर होते हैं इसमें। अब जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको इंडेक्स देखने को मिलेगा। यहाँ पर लेंथ में क्या दिखा रहा है, 3। हमारी जो एरे है वो 3 लेंथ की, यानी इसमें 3 एलिमेंट है। अभी इन एलिमेंट्स को 3 इंडेक्स पे रखा गया है। सबसे पहले आपका 0 होता है, 1 होता है, फिर 2 होता है। याद रखना ये हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब जब एरे में से कोई डेटा हमें एक्सेस करना होता है तो हम उसके इंडेक्स का यूज़ करते हैं। जैसे स्टूडेंट्स में से मान लो हमें यहाँ पे तीसरा तीसरा एलिमेंट चाहिए, ठीक है। तो फिर वो कितने पे लिखा है, 2 नंबर पे लिखा है। तो हम 2 लिख करके कंट्रोल एस करेंगे। अब कंसोल में क्या प्रिंट हो रहा है, सी प्रिंट हो रहा है, ठीक है। और सिंपल करने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं थर्ड एलिमेंट, ठीक है। कंट्रोल एस करते हैं तो अब यहाँ पे थर्ड एलिमेंट प्रिंट हो रहा है। अगर इस तरीके से हम यहाँ पर 0 टाइप करते हैं एंड कंट्रोल एस करते हैं तो देखो यहाँ पे ए टाइप हो रहा है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग अलग अलग एरे के पार्ट को यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब सेम तरीका यहाँ पे बुलियन का भी है। जैसे कि हम यहाँ पे लिखते हैं ए
इक्वल टू ए बना है कि नहीं, ए नहीं बना है इसमें, रुको, यहाँ पे हम लिखते हैं नेम इक्वल टू एक्स कर देते हैं, कंट्रोल एस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आ रहा है फॉल्स। कुछ इस तरीके से हम लोग ये काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे कंसोल मेथड का यूज करके डेटा को प्रिंट किया जा सकता है, ठीक है। अब इस लेसन के साथ जो चीज़ें हमने सीखी है उनके साथ आपको ये एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है, ठीक है। आप ऑनेस्टली ईमानदारी से इनको कंप्लीट करो और फिर हमें चाहे तो आप व्हाट्सएप पर भेज सकते हो या फिर कमेंट्स में या फिर कहीं पर भी जहाँ पर भी आप चाहो इनका लिंक वगैरह, या फिर हमें टेक्स्ट भेज सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक्सरसाइज में आपको करना क्या है, आपको ये सारे क्वेश्चंस के सेट करने हैं, ठीक है, प्रोग्राम्स बनाने हैं। तो बेसिकली हम आपको एक काम करते हैं, आपको मैं एग्जांपल के लिए कुछ बना कर दिखा देते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे VS कोड चालू करते हैं, कुछ आपको क्वेश्चंस एग्जांपल के लिए दिखा देते हैं कि आपको किस फॉर्मेट में बनाने हैं, ठीक है। और आप फटाफट से इनका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये आपका इधर का है एंड नीचे ये, ठीक है। फटाफट से आप इनके स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो ये आ गया। अब हम राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर करते हैं एंड स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है एरिया निकालने के लिए। अब एरिया निकालने के लिए यहाँ पर फॉर्मूला भी लिखा है लेंथ और ब्रेथ। तो हम लोग को यहाँ पे दो कंटेनर्स चाहिए, दो वेरिएबल्स चाहिए, एक जो कि लेंथ को रखता हो अपने पास और एक जो ब्रेथ को रखता हो, ठीक है। एंड ये वाला हमने किया भी था क्लास में, तो हम सिंपली स्टार्ट करते हैं अपने इसको, हाँ ठीक है। तो मान लो हम यहाँ पे बनाते हैं लेट, या फिर लेट को छोड़ो कॉन्स्ट बनाते हैं सीधे, कॉन्स्ट बनाते हैं लेंथ। लेंथ के लिए हम L लिखने वाले हैं, ठीक है। एंड ब्रेथ के लिए हम बनाते हैं B, ठीक है, B इक्वल टू 42, कुछ इस तरीके से। एंड हम कंसोल लगाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम एक टेम्पलेट स्ट्रिंग बनाते हैं एंड इसमें लिख देते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, एंड देन यहाँ पर हम प्लस का साइन लगा देंगे, ठीक है। अब देखो ऊपर एक और वेरिएबल की ज़रूरत है जिसमें कि हम इसका एरिया कैलकुलेट कर पाए। तो लेट एरिया इक्वल टू L इंटू B, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब सिंपली यहाँ पर जहाँ पर हमने प्लस किया था यहाँ पर हम लिख देंगे एरिया, और अब जब हम यहाँ पे कंसोल में इसको प्रिंट करेंगे तो हमारा एरिया शो होगा, ठीक है। कंसोल खोल करके हम आपको दिखा देते हैं। अब जब हम कंट्रोल S करेंगे तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखाएगा द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 840, ठीक है। सिमिलरली जैसे यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है आपका सिंपल इंटरेस्ट का PRT डिवाइड बाय 100। यहाँ पर आपको तीन वेरिएबल्स बनाने होंगे PR और T, और देन आपको एक और वेरिएबल बनाना होगा SI वाला। जैसे इसमें एरिया वाला बना था वैसे आपको SI वाला बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाला कर लेना। एंड देन इसके बाद थोड़ा सा आपको दिया हुआ है क्वेश्चन अलग तरीके का, जिसमें कि एक ऑर्डर बना है एंड इस ऑर्डर में आपको टोटल अमाउंट निकालना है। देन इसी ऑर्डर के ऊपर आपको GST निकालनी है इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है। साथ में इसके बाद आपको एक प्रोग्राम बनाना है जो कि किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करता हो, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, और यहाँ पर रुपीज़ को डॉलर्स में, ठीक है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाना है, जैसे कि यहाँ पे बोला है कार को ऑब्जेक्ट बनाने के लिए जिसका कि ब्रांड आपका दिया हो, मॉडल दिया हो, ईयर दिया हो और कलर दिया हो, ठीक है। एंड इसके बाद आपको यहाँ पे एरे बनाना है। तो ये सारे क्वेश्चन हैं जो कि आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट